हेलो फ्रेंड्स, सो वी हैव स्टडीड द मौर्यन अम्पायर। मौर्यन अम्पायर में हमने 3-4 रूलर्स के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर हु वाज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन अम्पायर। उन्हीं के टाइम पे कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो हमारे चाणक्य थे, उनकी हेल्प से वो नंदाज डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया था उन्होंने। एंड उसके बाद बहुत सारे कौटिल्य अर्थशास्त्र आए। फिर मेगास्थनीज आया जिसमें हमको मेंशन है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर हमने देखा उसके बाद जो रूलर आए, बिंदुसार आए। बिंदुसार के बाद हमने देखा अशोकाज आए। तो अशोकाज के रूल में देखा कि अशोका जो थे ग्रेट मौर्यन रूलर थे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मौर्यन रूलर थे। ठीक है, इन्होंने हर लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ बोला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का जो पॉलिसी थी उसको फॉलो किया, और जो डायनेस्टीज़ थे उनको कल्चरली कॉन्क्वेस्ट किया। धर्म वहाँ मात्रास बनवाए, ऑफिशियल्स बनाए जो धर्म को प्रोपोगेट किए, बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट किए। फिर हमने अशोकाज एडिक्ट्स के बारे में देखा। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे बृहद्रथ, जो कि लास्ट रूलर थे हमारे मौर्यन एम्पायर के। नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन रूल। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस मतलब फीचर्स ऑफ द मौर्यन रूल। मौर्यन सोसाइटी कैसी थी, मौर्यन पॉलिटी कैसी थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो फर्स्ट है स्टेट कंट्रोल। अब स्टेट कंट्रोल की अगर बात करें तो किंग जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जो पूरी चीज़ें को कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो किंग क्या थे, किंग किस रूल से ले डाउन होते थे, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे, एक लॉ बुक थी जिसको धर्मशास्त्र बोला जाता था, उसी के बेसिस पे किंग जो है अपने डिसीजंस लेते थे। अब कौटिल्य ने एडवाइस किया किंग को कि आप जो है धर्म को प्रोपोगेट करिए, जो भी सोशल ऑर्डर वर्ना सिस्टम पे बेस्ड है उसको फॉलो करके। तो किंग को धर्म प्रवर्तक भी बोला गया और प्रमोलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर, जिसको बोलते हैं प्रमोलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। इसका मीन्स किंग जो है, किंग के रॉयल ऑर्डर्स जो है वो सुपीरियर होंगे और वो धर्म को फॉलो करेगा, और जो भी धर्म हमारा बेस्ड है सोशल ऑर्डर पे, जो भी वर्ना सिस्टम पे बेस्ड है, उसी धर्म को फॉलो करेगा। तो किंग जो है एज अ धर्म प्रवर्तक, तो याद रखिएगा किंग को किस नाम से जाना गया, धर्म प्रवर्तक और प्रमोलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। अब असर्शन जो था रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का, वो नेचुरली अगर बात करें तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का पॉलिसी थी जो कि मगधन अंपायर में फॉलो हुई। बट हमने देखा कि अशोका के आने के बाद हमने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट हो गया। कलिंगा वॉर के बाद, कलिंगा वॉर जैसे ही उसमें बहुत सारे ब्राह्मणास, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स खत्म हुए, तो अशोका ने क्या किया, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट फॉलो किया। तो वो मगधन अंपायर से बहुत डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो मिलिट्री कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गया। अब इतनी वास्ट ब्यूरोक्रेसी को, इतने वास्ट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमने देखा मौर्यन अंपायर बहुत लार्ज अंपायर था, उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स बनाए गए। और ऑफिसर्स जो थे, तो मौर्यन अंपायर ने बहुत वास्ट ब्यूरोक्रेसी मेंटेन की, जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो मौर्यन अंपायर की सबसे लार्जेस्ट हमारे ऑफिसर्स जो थे वो मौर्यन टाइम से ही बिलोंग करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लार्जेस्ट जो ऑफिसर्स थे वो कहाँ बिलोंग करते थे, वो मौर्यन टाइम्स के थे। अब उसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को वो करने के लिए उन्होंने स्पाइनेज सिस्टम, एस्पोनेज सिस्टम जो है वो भी स्टेब्लिश किया, एलेबरेट सिस्टम ऑफ एस्पेनेज। वहाँ पे उन्होंने बहुत टाइप के स्पाइस क्रिएट किए जो कि इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे कि फॉरेन एनिमीज़ कब अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या, हमको कैसे, किस तरफ से अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला जाता था। और ये जो स्पाइस थे वो मनी भी कलेक्ट करते थे, जो भी क्रेडुलस पीपल थे, जो भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में थे, इन्वॉल्व थे, उनसे जो है मनी कलेक्ट करते थे। तो स्पाइसेस का जो फंक्शन था ये था। अब इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज की अगर बात करें तो उनको तीर्थास बोला गया, और ये तीर्थास जो थे, इन फंक्शनरीज को कैश में पेमेंट की जाती थी, कैश में पेमेंट की जाती थी। अब इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट फंक्शनरीज कौन थे, मंत्रिन हो गए जैसे कि मिनिस्टर, हाई प्रीस्ट को बोला जाता था पुरोहित, कमांडर इन चीफ को सेनापति बोला जाता था, क्राउन इन प्रिंस को युवराज बोला जाता था, जिनको पे किसमें पे कितना किया जाता, 48,000 पानास। पानास का मतलब होता है कि जो सिल्वर कॉइन, जो चांदी के सिक्के होते हैं, वो इक्वल टू 3/4 ऑफ द तोला। ठीक है, मतलब 1 तोला जनरली होता है, तो उसका 3/4 तोला जो है वो हमारा सिल्वर कॉइन के एक पाना इक्वल होता था। ठीक है, तो 48,000 पानास जो है हायर ऑफिशियल्स को दिए जाते थे। फिर लोअर ऑफिशियल्स को 60 पानास दिए जाते थे, और उनसे भी जो छोटे ऑफिशियल्स हैं उनको 10 से 20 पानास दिए जाते थे। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि हमारे हाईएस्ट ऑफिशियल और लोवेस्ट ऑफिसर में बहुत डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा गैप था इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे कि आज के ज़माने में अगर आप पटवारी हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, आईएएस ऑफिसर हो तो आप ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे
जैसे आपका पद ऊंचा होता जाएगा वैसे वैसे आपको पेमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो इसी टाइप से वहाँ पे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ठीक है, आप हमेशा कनेक्ट करके बात करिए आज का कैसा है और हमारा उस टाइम का कैसा था। ठीक है, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट ऑफिसर में इतना डिफरेंस था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट कंट्रोल। तो स्टेट कंट्रोल में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। लेट्स कम टू द समरी। स्टेट्स कंट्रोल में 3 चीज़ें क्या थी? पहला था कि किंग जो थे उनको धर्म प्रवर्तक बोला गया और उनको प्रमुलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर बोला गया। किंग जो है वो किससे गाइडेड होते थे? धर्मशास्त्र की जो एक लॉ बुक थी उनमें जो भी चीज़ें ले डाउन की गई थी उसी से देखते थे, और वो जो हमारे सोशल ऑर्डर थे वर्ना सिस्टम पे बेस्ड थे उसके प्रमुलगेटर थे। अब रॉयल ऑर्डर जो था उनका सुपीरियर था। जो भी किंग जो रॉयल ऑर्डर देंगे वो सुपीरियर रहेगा और वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। फिर किंग जो है वो बहुत वास्ट ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करते थे सारे स्फेयर्स ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, और कोई भी एम्पायर इतनी ज़्यादा वास्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं मेंटेन करता था। अब एलेबोरेट सिस्टम ऑफ एस्पाइनेज भी मेंटेन करते थे। अब जो क्या करते थे स्पाइस, वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे फॉरेन एनिमीज़ के बारे में और उनके ऊपर आंख रखते थे कि वो किधर से हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये मनी कलेक्ट करते थे जो हमारे क्रेडुलस पीपल थे उनसे। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शनरीज़ की, फंक्शनरीज़ को तीर्थास बोला गया। तीर्थास मतलब जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज़ थे, मंत्री, मिनिस्टर, पुरोहित, प्रीस्ट, सेनापति को कमांडर इन चीफ, फिर क्राउन प्रिंस को युवराज बोला गया और इनको कैश में पेमेंट की जाती थी। जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे उनको 48,000 पानास दिया जाता था, लोवेस्ट ऑफिशियल्स को 60 पानास और अदर्स को 10 to 20 पानास दिया जाता था। इससे हमको पता चलता था कि कितना ज़्यादा गैप था हाईएस्ट ऑफिसर और लोवेस्ट ऑफिसर्स के बीच में। तो याद रखिएगा स्टेट कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वास्ट ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करते थे और एलेबोरेट सिस्टम ऑफ एस्पाइनेज था। ठीक है, और हाईएस्ट ऑफिसर और लोवेस्ट ऑफिसर के बीच में डिफरेंस था। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट कंट्रोल। नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिक रेगुलेशन। इकोनॉमिक रेगुलेशन में आते हैं तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इकोनॉमिकली अगर बात करें तो 27 सुपरिटेंडेंट्स जो है ऑफिसर्स थे जिनको अध्यक्ष बोला जाता था, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी स्टेट की उनको रेगुलेट करते थे। अब क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते थे? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, वेट हो गया, मेजर्स हो गए, क्राफ्ट, ट्रेड, क्राफ्ट्स हो गए सच एज वीविंग, स्पिनिंग, माइनिंग एंड सो ऑन। तो ये सारे जो अध्यक्ष थे ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते थे, इनको रेगुलेट करते थे। अब स्टेट जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी कुछ ऑफिसर्स प्रोवाइड किए और वाटर सप्लाई के लिए भी, कि जो भी एग्रीकल्चरिस्ट रीजन है वहाँ पे वाटर सप्लाई हो सके। मेगास्थनीज हमको बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो थे, जो ऑफिसर्स जिस तरह इजिप्ट में लैंड को मेजर करते थे उसी टाइप से मौर्यन एम्पायर में भी ऑफिसर्स लैंड को मेजर करते थे और चैनल को इंस्पेक्ट करते थे कि किस किस चैनल में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैसे वाटर जो है स्मॉल चैनल्स में जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई कि कैसे अध्यक्ष मेंटेन करते थे, अध्यक्ष का क्या क्या काम होता था। नेक्स्ट अगर बात करें अर्थशास्त्र जो थी कौटिल्य की, उनके हिसाब से बात करें कि एक बहुत रिमार्केबल फीचर था सोशल डेवलपमेंट का कि यहाँ पे स्लेव सिस्टम बहुत ज़्यादा पाया गया। स्लेव्स थे उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पाया गया, बट मेगास्थनीज ऐसा मेंशन बताते हैं कि ऐसा कोई स्लेव्स नहीं पाए गए, डिड नॉट नोटिस स्लेव्स इन इंडिया। बट अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक स्लेव्स हमको वैदिक टाइम से ही मिल रहे हैं। तो मौर्यन एम्पायर में अगर बात करें तो स्लेव्स जो थे पहली बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। आपको पता है शूद्रास की कंडीशन कि शूद्रास जो है हर तीन जो अपर 3 वर्णास हैं उनको सर्व करेंगे और वही स्लेव होंगे, वही एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, वही आर्टिसंस होंगे, वही डोमेस्टिक सर्वेंट्स होंगे। तो यहाँ पे स्लेव्स जो है वो एग्रीकल्चर वर्क में अगर बात करें तो पहली बार इन्वॉल्व दिखे। ऐसा बताया जाता है कि अशोका जब कलिंगा वॉर लड़ रहे थे तो 1,50,000 वॉर कैप्टिव्स जो थे स्लेव्स थे उनको एम्प्लॉय किया था। अब स्लेव्स जो ग्रीस में करते थे और रोम में करते थे वही शूद्रास हमारे इंडिया में करते थे। शूद्रास क्या थे? कलेक्टिव प्रॉपर्टी थे 3 हायर वर्णास के, और वो स्लेव्स थे, आर्टिसंस थे, एग्रीकल्चरल लेबर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे। तो दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट स्लेव्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम रॉयल ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते थे। अब कैसे हमारा इतना वास्ट एम्पायर बन पाया? ठीक है, तो हाउ रॉयल कंट्रोल वर्क। ठीक है, तो कैसे रॉयल कंट्रोल वर्क हुआ इतने लार्ज एरिया में? तो पहला रीज़न है कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो थी पाटलिपुत्र की वो हमको बहुत हेल्प की, क्योंकि
चारों डायरेक्शन में हम घूम सकते थे पाटलिपुत्र के। हम नॉर्थ वेस्ट में भी जा सकते थे, हम ईस्ट में भी जा सकते थे, हम साउथ में भी और हम नॉर्थ में भी जा सकते थे। ठीक है, तो चारों डायरेक्शंस में आप रॉयल एजेंट्स जो है जा सकते थे। उसके अलावा अगर बात करें तो रॉयल रोड्स जो थी वो पाटलिपुत्र से नेपाल वैशाली होके जाती थी, जहाँ पे चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट था। फिर फुट हिल्स जो थे हिमालयस के, वहाँ से भी रोड पास हुई जो कि वैशाली, फिर चंपारण, कपिलवस्तु, कालसी, हज़ारा, इवेंचुअली पेशावर जाती थी। मेगास्थनीज जो है वो भी हमको बताते हैं कि रोड जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को पटना के साथ कनेक्ट करती थी। फिर रोड पटना विद सासाराम के साथ कनेक्ट करती थी, मिर्ज़ापुर एंड सेंट्रल इंडिया, उसी तरह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका तक होती थी। थर्ड रीज़न अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो इसलिए फैसिलिटेट हुआ क्योंकि हॉर्सेस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हमारा रॉयल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए। तो दीज थ्री इंपॉर्टेंट रीजन। व्हाट इज़ द थ्री इंपॉर्टेंट? स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ पाटलिपुत्र, दूसरी चीज़ रोड कनेक्टिविटी, तीसरी चीज़ हमारे हॉर्सेस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, और फोर्थ अगर बात करें तो आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा आर्मी एक जगह के लिए मेंटेन नहीं करते थे। मतलब अगर 10% पॉपुलेशन आर्मी में आई है तो वो सिर्फ जहाँ पे 6.5 मिलियन पॉपुलेशन होंगे वहीं पर सर्व करेगी। उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होंगे तो उससे ज़्यादा आर्मी लगेगी। ठीक है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन अगर बात करें तो वो पूरी कंट्री में गए, बट एक्सट्रीम ईस्ट अगर बात करें तो पूरा हमारा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, और एक्सट्रीम साउथ में नहीं गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉयल कंट्रोल कैसे वर्क किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात करें तो लैंडमार्क हुआ था टैक्सेशन सिस्टम में, तो याद रखिएगा। तो मौर्यन एम्पायर में टैक्सेशन सिस्टम का लैंडमार्क हुआ था। इन्होंने असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी रखी थी। ये फोकस ज़्यादा असेसमेंट में करते थे ना कि स्टोरेज में। असेसमेंट के लिए अगर बात करें तो समाहर्ता जो थे वो हाईएस्ट ऑफिशियल इंचार्ज थे हमारे असेसमेंट के, और सनी धाता जो थे वो चीफ कस्टोडियन थे हमारे स्टेट ट्रेजरी और स्टोर हाउस के। ठीक है, तो जो भी अगर समाहर्ता के उसमें कुछ गलत होता था तो उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी एज़ कंपैरिजन टू सनी धाता। और एलेबोरेट मशीनरी, इतनी ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम की एलेबोरेट मशीनरी पहली बार अपीयर हुई मॉडर्न टाइम पे। अब लिस्ट ऑफ टैक्सेस जो है वो अर्थशास्त्र में मेंशन है जो कि पीपल से कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैक्सेशन सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करें तो रूलर स्टोर हाउस बनाते थे जहाँ पे टैक्स कलेक्ट करके रखा जाता था। जो टैक्स है वो काइंड में भी कलेक्ट करते थे, ना कि सिर्फ पैसे में कलेक्ट करते थे। तो काइंड में भी कलेक्ट करते थे, और ये ग्रेनरीज मेंटेन की जाती थी कि जब भी लोकल पीपल के लिए कोई प्रॉब्लम आए, फेमाइन आए, ड्राउट्स आए, तो उनको जो है ये दिया जाए। अब अगर बात करें तो टैक्सेस कैसे मेंटेन करते थे काइंड कैश में, पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे जो कि सिल्वर कॉइन्स थे, जहाँ पे पिकॉक, हिल, क्रेसेंट बने होते थे। ये एक इंपीरियल करेंसी थी हमारे मॉडर्न एम्पायर की। अब ये हमारा टैक्सेस कलेक्ट करने में और ऑफिसर्स को पेमेंट करने में बहुत हेल्प किया, और मार्केट एक्सचेंज के लिए भी हेल्प किया। तो ये हो गया पंच मार्क्ड कॉइन्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मॉडर्न एम्पायर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। पहली चीज़ तो इन्होंने स्टोन मशीनरी की इंट्रोडक्शन की, तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी कहाँ हुआ? हमारे मॉडर्न टाइम्स पे हुआ। फिर मेगास्थनीज ने ये भी बताया कि मॉडर्न के पैलेसेस जो हैं वो पाटलिपुत्र में सिचुएटेड हैं और वो सेम ईरान के जैसे हैं। 80 पिलर्ड हॉल हमको कुमारहारा में मिला जो कि पटना में है, और उस पिलर से हमको पता चलता है कि हाई टेक्निकल स्किल्स थी, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज़ करते थे। स्टोन जो पिलर्स थे वो पॉलिश्ड थे। बट अगर बात करें तो इतना ज़्यादा अगर हमारे अलग अलग स्टोन्स होते तो हम उनको कैरी नहीं कर पाते थे, बट जितना भी स्टोन था वो हर पिलर थे वो एक सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बने होते थे। ब्यूटी सिर्फ उसमें एक चीज़ अलग से लगी होती थी जो उनका कैपिटल रहता था इन द फॉर्म ऑफ लॉयंस और बुल्स, और उनको पिलर के टॉप में ज्वाइन किया जाता था, और ये पिलर्स जो है थ्रू आउट द कंट्री मूव करते थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अशोकन पिलर, लॉरा नंदग्रह पिलर को देख सकते हैं, ये एक मोनोलिथ पिलर है, सिंगल पीस पिलर, और इसमें जो ये टॉप पे है ये जो है वो अलग से लगा हुआ होता था। अब ये पिलर हर जगह जाते थे, हर जगह ट्रांसपोर्ट होते थे, और इससे हमको पता चलता है कि उनके पास कितनी टेक्निकल नॉलेज थी। दूसरी चीज़ मॉडर्न्स ने ये भी देखा कि केव जैसे कैसे हम रॉक को कट करके केव्स बना सकते हैं, जो कि जहाँ पे मंक्स जो है बुद्धिस्ट मंक्स रह सकते हैं, उनके लिए उन्होंने केव्स बनाए। फॉर एग्जांपल 12 केव्स जो है जो कि गया में है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर्स है हमारे मॉडर्न एम्पायर का। ठीक है, तो हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्टोन मशीनरी का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर 80 पिलर हॉल मिले कुमारहारा में, हाई टेक्निकल स्किल्स थी।
इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बना होता था हर पिलर, और हर पिलर में एक ऊपर से एक कैपिटल जॉइन होता था, जिस लॉयन और बुल्स हो गए वो, और थ्रू आउट द कंट्री इसको मूव कर सकते थे। और हमने देखा कि रॉक से ये केव्स बना सकते, तो ये भी एक प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा इकोनॉमिक रेगुलेशन। ठीक है, तो लेट अस कम टू द समरी। इकोनॉमिक रेगुलेशन में अगर बात करें तो सबसे पहले 27 अध्यक्ष मेंटेन करके रखते थे सुपरिटेंडेंट। उनका काम क्या होता था, ये जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, वेट्स एंड मेजर्स हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, उन सारी चीज़ों को। ये इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते थे और वाटर सप्लाई को रेगुलेट करते थे। और ऑफिसर्स जो है वो लैंड जो है जैसे इजिप्ट में मेजर किया जाता था वैसे यहाँ पे भी मेजर करते थे और चैनल्स को इंस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो था स्लेव्स का वो बहुत ज़्यादा पता चला अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, बट मेगास्थनीज में ऐसा कुछ नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम्स जो है मॉडर्न पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे पहली बार इतने ज़्यादा स्लेव्स जो है एग्रीकल्चर वर्क में एम्प्लॉय किए गए थे और शूद्रास को रिगार्ड किया गया था एज अ स्लेव्स, आर्टिशन, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। थर्ड की बात करें तो रॉयल कंट्रोल कैसे वर्क किया, इतने लार्ज एरिया में कैसे स्प्रेड हुआ। तो पहली चीज़ स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो थी पाटलिपुत्र की, वो चारों साइड से हम आ जा सकते थे। रॉयल रोड्स कनेक्ट हुई नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में। हॉर्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, और आर्मी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की कि 10% जो पीपल हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे आर्मी में, वो सिर्फ 6.5 मिलियन पॉपुलेशन को ही सर्व करेंगे। अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हुई तो आर्मी को और रिक्रूट करना पड़ेगा। फिर टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम था, जैसे कि समाहर्ता हाईएस्ट ऑफिशियल से असेसमेंट के लिए, और सनी धाता जो थे वो चीफ कस्टोडियन थे स्टेट ट्रेजरी के। अब असेसमेंट को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया एज कंपैरिजन टू स्टोरेज। दिस साइन इज़ ग्रेटर देन इन्वेंशन फॉर दैट, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये कम इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ रूरल स्टोर हाउस जो थे कि जो भी टैक्सेशन है उसको काइंड में भी मेंटेन करेंगे, और काइंड में मेंटेन करने के बाद वो जो लोकल पीपल हैं उनको हेल्प करेंगे इन टाइम्स ऑफ फेमाइन एंड ड्राउट्स एटसेट्रा। फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स है। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है इसमें इनमें क्या था, टैक्सेशन सिस्टम टैक्स ऐसे लिया जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स के इसमें, और उसके बाद ऑफिसर्स को पेमेंट भी पंच मार्क्ड कॉइन्स काइंड में किया, मतलब कैश में किया जाता था। ये एक सिल्वर कॉइन्स थे जहाँ पे सिंबल पिकॉक हिल क्रेसेंट्स के बने थे, और ये इंपीरियल करेंसी थी हमारे मॉडर्न अंपायर की, और फैसिलिटेट की मार्केट एक्सचेंज भी। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो स्टोन मशीनरी का इंट्रोडक्शन किया वाइड स्केल में। 80 पिलर हॉल डिस्कवर्ड हुआ कुमारहर पटना में। हाई टेक्निकल स्किल्स थी, पॉलिश स्टोन थे, पिलर्स थे। हर पिलर जो है वो सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बना हुआ होता था और सिर्फ कैपिटल उसमें अटैच्ड होता था, जिसके कारण जो हमको हेल्प किए कि ये जो है ऑल ओवर द कंट्री सेटअप किए गए, और ट्रांसपोर्टेशन जो था पिलर का ऑल ओवर इंडिया किया गया। फिर केव से, रॉक से उन्होंने केव्स बनाना सीखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 केव्स जो कि हमारा गया में मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक रेगुलेशन। नेक्स्ट कम टू स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर। ओके, सो यस, स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर। अब मटीरियल कल्चर की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर्स थे। पहली चीज़ की वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी थी। दूसरी चीज़ जो कॉन्क्वेस्ट था, जो हमने कॉन्क्वेस्ट किया वो हमको हेल्प किए ट्रेडिंग और मिशनरी एक्टिविटीज़ में। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, इतना ज़्यादा मटीरियल कल्चर हमारा गैंगेटिक बेसिन से हमारा पूरे पेरिफेरी रीजन में क्यों स्प्रेड हुआ, वो इसलिए स्प्रेड हुआ क्योंकि कॉन्टेक्ट्स जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेडर्स, जैना, बुद्धिस्ट मंक्स ने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि आपने देखा कि धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया गया अशोकास के टाइम पे, और उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस में जो है बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। इसी के कारण हमारा मटीरियल कल्चर गैंगेटिक बेसिन से अगर बात करें तो अलग रीजन्स में भी बढ़ गया। अब न्यू मटीरियल कल्चर ये किस बेसिस पे बढ़ा, पहली चीज़ यूज़ ऑफ आयरन, क्योंकि इंटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन, पंच मार्क्ड कॉइन्स, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ बंट ब्रिक्स। तो याद रखिएगा बंट ब्रिक्स एंड रिंग वेल्स का इंट्रोडक्शन कब हुआ, मॉडर्न टाइम्स में हुआ। फिर अबव ऑल अगर बात करें तो राइज ऑफ टाउन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब ग्रीक राइटर थे एरियन, उन्होंने बोला कि इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी नंबर ऑफ सिटीज़ जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा कैसे मल्टीप्लाई हुई, बट मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ मटीरियल कल्चर का गैंगेटिक बेसिन में। क्यों हुआ, बिकॉज हमने देखे 4-5 रीज़न। पहली चीज़ कि ईजी एक्सेस था रिच आयरन ओर्स का सदर्न बिहार में, जिसके कारण आयरन इम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा बना पाए, और आर्म्स एंड वेपन्स जो थी वो मोनोपोली थी मॉडर्न स्टेट की, और जो भी यूज़ था आयरन
अदर्स देन आर्म्स एंड वेपन, वो हर एरिया भी यूज़ कर सकता था, हर एरिया बना सकता था, बट आर्म्स एंड वेपन्स पे मोनोपोली किसकी थी? मौर्यन एम्पायर की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आर्म्स एंड वेपन्स में ही, तो आयरन वेपन्स और इंप्लीमेंट्स जो है बहुत सारे प्लेसेस में मिले, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में भी मिले मॉडर्न पीरियड में। एडवांस जो था आयरन टेक्नोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प किया कि हम मेगालिथ बिल्डर्स को बना सकते थे। मेगालिथ मतलब बहुत बड़े बड़े ब्यूरल, बड़े बड़े लार्ज स्टोन, जो कि ब्यूरल्स जो पहले दफनाया जाता था उसी के ऊपर वो लार्ज स्टोन रखा जाता था, उसको मेगालिथ बोलते हैं। हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, बट सम ऑफ दीज प्लेसेस जो थे उनमें अशोकास के इंस्क्रिप्शंस भी मिले, एज वेल एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर भी मिले बिलोंगिंग टू 3rd century BC। अब फ्यू इंस्क्रिप्शन जो थे मॉडर्न टाइम्स के वो अमरावती में भी मिले। अशोकान इंस्क्रिप्शन हमको एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में भी मिले, और इससे हमको पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर सिर्फ ऊपर तक नहीं था, हमारा डेक्कन प्लेट्यू मतलब जो साउथ है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हो गई आयरन की, ठीक है, इंटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन जो था बंट ब्रिक्स का वो पहली बार मॉडर्न टाइम पे हुआ। अब इतना बड़ा एम्पायर जो है हम मड ब्रिक्स के हिसाब से नहीं वो कर सकते, क्योंकि गैंगेटिक बेसिन में रिवर्स का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और पूरी तरह मड वो फ्लो करके लाएंगे और पूरा फ्लड हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो इसलिए उनको बंट ब्रिक्स बनाना बहुत ज़रूरी था, और फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये स्टैब्लिश हुआ। अब ये बंट ब्रिक्स जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए गए। ब्रिक्स और टिम्बर के भी हाउसेज बने होते थे क्योंकि थिक वेजिटेशन पाया गया। फिर वुडन स्ट्रक्चर्स हमको मॉडर्न कैपिटल पाटलिपुत्र में मिले, और सॉरी लॉक्स ऑफ वुड जो है ये यूज़ किया जाता है एज अ लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्लड्स एंड फॉरेन इन्वेशन। अब जो यूज़ था बर्न ब्रिक्स का वो स्प्रेड हुआ एम्पायर के बाद भी। मॉइस्ट क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल पॉसिबल नहीं था कि हम मड ब्रिक्स ही बना सके। ठीक है, तो इसलिए बर्न ब्रिक्स को इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट सिमिलरली रिंग वेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ फर्स्ट टाइम अंडर द मॉरेंस। और रिंग वेल्स किस लिए हेल्प किए कि वाटर सप्लाई कर सके हम पीपल को डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और हमारे सोकेज पीट्स बना सके कंजेस्टेड सेटलमेंट्स में। तो ये हो गया बर्न ब्रिक्स एंड रिंग वेल्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो एलिमेंट्स जो थे मिडिल गैंगेटिक मटीरियल कल्चर के, वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा एरियाज़ में ट्रांसफर्ड हुए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में बात करें तो महस्थाना इंस्क्रिप्शन मिला बोंगरा डिस्ट्रिक्ट मौर्य ब्राह्मी में। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी हमको मिला बांगड़ इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर शेड्स भी मिले चंद्रकेतुगढ़ इन 24 परगनास वेस्ट बंगाल में। फिर गैंगेटिक एसोसिएशन जो है वो सेटलमेंट हमको दिखाया शिशुपालगढ़ उड़ीसा में भी। फिर शिशुपालगढ़ उड़ीसा में अगर बात करें तो अशोका इंस्क्रिप्शन भी पाए गए जो कि एंशिएंट हाईवेज में पाए गए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, जो मटीरियल कल्चर को स्प्रेड करने में हमारे हेल्प किए। ठीक है, अब अगर बात करें तो आयरन इम्प्लीमेंट्स हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील जो है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई बिकॉज ऑफ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट टू अदर रीजन। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे उस टाइम के बिलोंग किए। ठीक है, अब जो स्प्रेड था हमारे स्टील का वो हमको हेल्प किया कि बेटर कल्टिवेशन हम कर सके। और मोस्ट अगर बात करें तो कलिंगा रीजन में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ा, और जिसके कारण कलिंगा रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर जो है वो राइज हुआ, दैट इज़ छेती किंगडम। ठीक है, छेती किंगडम। एंड सातवाहनाज एम्पायर जो है वो हमारा कहाँ पे राइज हुआ? डेक्कन में। और वो किस लाइन पे था? मॉडर्न के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे ही बेस्ड था। ठीक है, और उसी टाइम पे बुद्धिज़्म जैसे अशोकास के टाइम पे इतना फ्लरिश हुआ, उसी टाइम सातवाहन्स के टाइम पे भी उतना ही फ्लरिश्ड हुआ। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो पंचमार्क्ड कॉइन्स का एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन हमारे बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हर जगह हुए, जिसके कारण हमको पता चला कि मॉडर्न पीरियड जो थे वहाँ वो पूरी तरह मिडिल गैंगेटिक बेसिन से लेकर हर जगह पेरीफेरी रीजन तक हमारे वो डेवलप हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मॉडर्न पीपल्स ने बहुत सारा लार्ज एरिया जो थे, जो हमारे वर्जिन सॉइल थे, उसको कल्टीवेशन में लाया कि और वहाँ पे न्यू पीजेंट्स को अलाउ किया कि उनको पहले टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, उनको कैटल, सीड्स, मनी वगैरह ट्रांसफ़र किया कि आप जो है यहाँ पे ग्रो करिए फूड, और उसके बाद जो भी फ्रूट ग्रो करेंगे आप हमको प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं लार्ज एरियाज़ को ओपन की ऑफ फॉर कल्टिवेशन एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे अशोका ने डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ ए कल्चराइजेशन फॉलो की थी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ए कल्चरेशन। ठीक है, कल्चरेशन का मतलब सिंपल है कि आपको डिफ्यूज़ करना है धर्म। डिफ्यूज़ मतलब बहुत जगह फैलाना है धर्म
कि आप जो है धम्म का मतलब होता है कि मैन जो है वो गॉड के साथ एक साथ जुड़ जाए। अब ये जो है हेल्प किया हमको कि जो भी हमारे सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन थे, ट्राइबल बेल्ट थे छोटा नागपुर प्लेट्यू के, वहाँ तक हमने धम्म की पॉलिसी हमने मेंटेन की, फैलाई, और उसके कारण जो है ट्राइबल पीपल भी अशोकास के बहुत ज़्यादा फॉलोअर बन गए। और इसी के कारण ट्राइबल और अदर पीपल्स जो है उनके पास हैबिट आ गई कि वो टैक्स पेइंग पीपल बने, सेटल्ड पीपल बने, पीजेंट्स थे, सोसाइटी बनी, और रिस्पेक्ट किए ब्राह्मणास को, रॉयल अथॉरिटी को, प्रीस्ट को, मंक्स को, जिसके कारण हमारी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई। और उनकी पॉलिसी अशोका की ये भी क्लेम करती थी कि जो भी फिशरमैन हैं वो अगर एनिमल्स को किल कर रहे हैं तो वो किल करना बंद कर दें और धम्म की पॉलिसी को प्रैक्टिस करें और रिटर्न हो जाए सेडेंट्री एग्रीकल्चरल लाइफ पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी मटीरियल लाइफ का कैसे हमारा स्प्रेड हुआ। नाउ लेट्स कम टू द समरी। मटीरियल लाइफ की अगर बात करें तो आपको पता है कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी थी, और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो कॉन्क्वेस्ट कहीं ना कहीं डोर ओपन की कि हमको ट्रेडिंग और मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कॉन्टेक्ट जो था वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेडर्स और जैनस, बुद्धिस्ट बैंक इस्टेब्लिश करे, जिसके कारण हमारा मटीरियल कल्चर जो है उसका स्प्रेड जो है गैंगेटिक बेसिन से हमारा पेरिफेरी रीजन में हुआ। अब वो किस पे बेस था? आयरन यूज पे बेस था, पंचमार्क कॉइन्स पे बेस था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर पे बेस था, बंट ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, रिंग वेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, और राइज ऑफ टाउन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब इंटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन फर्स्ट रीज़न था। इसकी अगर बात करें तो ईजी एक्सेस था, क्योंकि बिहार में हमको आयरन बहुत ज़्यादा मिलता था। आर्म्स और वेपन्स जो थे वो आयरन से बने होते थे, और जो भी आर्म्स एंड वेपन्स आयरन से बने होते थे उन पर मोनोपोली सिर्फ मॉडर्न रूलर्स की होती थी, मॉडर्न स्टेट की होती थी। अदर्स की अगर बात करें तो उन पर अदर्स भी स्टेट कर सकते थे। अब ये बहुत सारे प्लेसेस में मिले, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब ये हमको हेल्प किए कि हम मेगालिथ जो है बिल्डर्स बना सके, और ये अमरावती अशोका इंस्क्रिप्शन एरागुड़ी में भी मिले कर्नाटका, और ये हमारा कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेट्यू तक स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न ब्रिक्स जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए गए। हाउसेज जो थे ब्रिक्स और टिम्बर के बने होते थे। वुडन स्ट्रक्चर पाटलिपुत्र में पाया गया, मेगास्थनीज ने मेंशन किया है। और लॉक्स ऑफ वुड जो है वो यूज़ किया गया एज अ लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द फ्लड एंड फॉरेन इन्वेजन, और ये इसके कारण जो है हमारा टाउन्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए। फिर रिंग वेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। रिंग वेल्स जो है हमको डोमेस्टिक पीपल्स जो थे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वाटर सप्लाई के लिए हेल्प हुआ, और सॉकेट पीट के लिए हमने यूज़ किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो मटीरियल कल्चर जो है मॉडिफिकेशन के साथ हर कॉन्टिनेंट में फैला। जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में अगर बात करें तो महास्थाना इंस्क्रिप्शन मिला। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड शेड्स जो हैं वो चंद केतुगढ़ में पाए गए, वेस्ट बंगाल में। फिर एसोसिएशन जो है उड़ीसा के साथ भी और शिशुपालगढ़ के साथ। फिर आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील जो है वो हमको हेल्प किए कि हमारा जो छेती किंगडम है वो हमारा बना, क्योंकि कल्टिवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था कलिंगा रीजन में। फिर सातवाहन भी इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यू लैंड को अंडर कल्टिवेशन ले आए, जिसके कारण हमारा कल्टिवेशन और सेटलमेंट और लार्ज एरियाज फॉर्म हुए। और डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चराइजेशन जो थी वो हमारी अशोका की थी, जिसके कारण हमारे ट्राइबल पीपल्स जो थे सेंट्रल इंडिया के वो कांटेक्ट में आए, और वहाँ पे धर्म प्रोपोगेट किया गया और डिफ्यूजन किया गया धर्म का, और इसके कारण जो है हमारे बहुत सारे पीपल जो है एग्रीकल्चरल लाइफ में रिटर्न हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मटीरियल लाइफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मटीरियल लाइफ। नेक्स्ट कम टू कॉजेज ऑफ फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो अब हमने पढ़ लिया कि मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से रूलर्स आए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट अब ये मौर्यन एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ। अब मौर्यन एम्पायर की अगर बात करें तो आपको पता है कि मगधन एम्पायर का नंदास डायनेस्टी लास्ट थी, जिसको ओवरथ्रू किया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब बहुत सारे रीजन्स है डिक्लाइन के। पहला रीज़न ये है ब्राह्मणिकल रिएक्शन। पहला रीज़न ब्राह्मणिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अशोका ने टॉलरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी। टॉलरेंट पॉलिसी मतलब कि वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, बट अदर रिलीजन्स के तरफ भी वो टॉलरेंट थे। वो बुद्धिज़्म हो या हमारे नॉन बुद्धिस्ट मंक्स हो या ब्राह्मण्स हो, उन सबको वो प्रॉपर फुल रिस्पेक्ट देते थे। बट उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एनिमल का सेक्रीफाइस बंद करवा दिया था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि एनिमल्स को आप किल नहीं कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि ना ही गिफ्ट्स ग्रांट्स आप किसी को देंगे, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण्स थे उनको ग्रांट्स देना बंद कर दिया था, उनको लैंड देना बंद कर दिया था, जिसके कारण जो है ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा, ब्राह्मण्स की जो इनकम थी वो बंद हो गई। और इनकम बंद होने के कारण ब्राह्मण्स ने जो है अशोका के खिलाफ बहुत सारे वो किए, और क्योंकि उनकी पॉलिसी जो थी वो फेवर नहीं करती थी ब्राह्मण्स को, इसलिए बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारे ब्राह्मण्स एमर्ज हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुंगाज और कानवाज जो थे वो मध्य प्रदेश रीजन में आए, फिर सातवाहनस जो है वो डेक्कन में आए। तो इसी के कारण जो है ब्राह्मणास डायनेस्टी जो है वो वैदिक सेक्रीफाइसेस को फिर से रिवाइव करना चाहती थी, जो कि अशोका ने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो ये हो गया ब्राह्मणिकल रिएक्शन के कारण जो है हमारा डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्यों वाई हमारे मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हुआ। अब इतनी ज़्यादा हमने देखा कि वास्ट ब्यूरोक्रेसी एंड वास्ट आर्मी मेंटेन करके रखते थे, जिसके कारण जो है उनके पास पैसा ही नहीं बचता था। अब इतनी ज़्यादा आर्मी को मेंटेन करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, और वो पैसा पूरा आर्मी में ब्यूरोक्रेसी में खर्च कर देते थे, जिसके कारण उनको बाकी चीज़ों के लिए पैसा नहीं बचता था। और इसीलिए मौर्यन एम्पायर के पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आए। अब ये भी बोला जाता है कि अशोकास जो थे वो ग्रांट्स प्रोवाइड करते थे बुद्धिस्ट मंक्स के, जिसके कारण रॉयल ट्रेजरी जो है पूरी तरह खाली हो गई, और उसके खाली होने के बाद भी वो गोल्ड के जो इमेजेस थे उसको भी मेल्ट करके पैसा प्रोवाइड कर देते थे हमारी आर्मी को। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि आप सारी चीज़ें बैलेंस करके नहीं चल रहे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑपरेसिव रूल जो थे प्रोविंसेस में, मौर्यन एम्पायर के जो भी प्रोविंसेस थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए गए। फॉर एग्जाम्पल बिंदुसार के रूल के टाइम पे सिटीजन जो थे तक्षशिला के, उन्होंने कंप्लेन की कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मिसरूल कर रहे हैं, और वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये जो ग्रीवांस था ये अशोका ने बहुत सारे अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसके कारण ये ग्रीवांस रिड्रेस किए गए, बट उसके बावजूद भी सेम सिटी में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई। अब कलिंगा एडिक्ट्स हमको बताता है कि अशोका जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि कैसे हम प्रोविंसेस की जो ऑपरेशन है उसको बंद करवा सके। तो उन्होंने महामद्रास को बोला कि आप जो है टाउन्समैन को टॉर्चर मत करिए विदाउट ड्यू कॉज, जब तक वो कोई गलती ना करें तब तक आप टॉर्चर मत करिए। फॉर दिस पर्पस उन्होंने रोटेशन जो था ऑफिसर्स का वो स्टार्ट किया तोशाली में, उज्जैन में और तक्षशिला में, बट ये ऑपरेशंस फिर भी बंद नहीं हुए, और इसी के कारण जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न बना हमारा डिक्लाइन होने का। नेक्स्ट अगर बात करें न्यू मटीरियल नॉलेज जो है आउटलाइंग एरियाज में स्प्रेड हुआ गया। अब आपको पता है कि कोई चीज़ आपके पास स्पेसिफिक है तो आप ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। अब वही चीज़ नॉलेज अगर आपको किसी और के पास चली जाए, किसी और को पता चल जाए, तो वो भी वही चीज़ फॉलो करके आगे ग्रो हो जाएगा। तो सेम एज इन जैसे पहले था कि आयरन का जो रेगुलर यूज़ था वो मौर्यन एम्पायर मगधन एम्पायर पे बस लिमिटेड था, पर धीरे धीरे एम्पायर पेरिफेरल रीजन को पता चला कि ये लोग आयरन टूल्स यूज़ करके इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसी कारण जो है बहुत सारे अलग रीजन्स पे आयरन टूल्स यूज़ करने लगे, और जिसके कारण अलग अलग टाउन्स राइज हुए, जैसे शुंगाज और कानवास सेंट्रल इंडिया में आए, छेतीस कलिंगा में, और सातवाहनास हमारे डेक्कन में आए। ठीक है, तो उनको भी पता चल गया कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन था नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की अगर बात करें तो सिंथियाज जो थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने लगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि अशोकास जो है जनरली वो मिशनरीज एक्टिविटीज़ फॉलो करते थे कि हमको इंडिया में रखनी है, अब्रॉड तक फैलाना है, बट उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ध्यान ही नहीं दिया। उसी का फ़ायदा उठा के सिंथियाज जो है वो एंटर किए। अब वो चाइना में एंटर किए जैसे ही, तो चाइना ने ग्रेट वॉल इस्टेब्लिश कर लिया कि वो जो है डिफेंस बना सके अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ सिंथियाज। अब सिंथियाज चाइना तो नहीं जा सकते थे, तो इसलिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए और इंडिया में अटैक करना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले साकास, ग्रीक्स, पार्थियास जो है वो इंडिया आने लगे, और पहला किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश किया नॉर्थ अफगानिस्तान बैक्टीरिया में, जिसको बैक्टीरिया भी बोला गया 206 BC में। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर का सबसे फाइनली अगर बात करें तो फाइनली वो डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण थे और बृहत रथ जो लास्ट रूलर थे उनको ख़त्म करके इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, और शुंगास जो है वो पाटलिपुत्र सेंट्रल इंडिया में रूल करने लगे, और उन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस को फिर से रिवाइव किया और ब्राह्मणिकल कल्चर को रिवाइव किया, और उन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। और इसके बाद जो है इसके बाद कानवाज आए जो
वो भी कौन थे, वो भी ब्राह्मणास थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अम्पायर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ब्राह्मणिकल रिएक्शन क्यों था अगेंस्ट द टॉलरेंट पॉलिसी ऑफ अशोका, क्योंकि अशोका ने बहुत सारे रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें बंद करवा दी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की, जिसके कारण जो है ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा राइस हो गए। नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आए? बिकॉज ऑफ इतनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए, वास्ट ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए पूरा पैसा उनमें लगा देते थे, या फिर अशोका जो है बुद्धिस्ट मंक्स को ग्रांट देते थे, तो उनके पास रॉयल ट्रेजरी पूरी तरह खाली हो गई और गोल्ड भी मेल्ट कर देते थे। फिर ऑपरेसिव रूल इन प्रोविंसेस, फॉर एग्जांपल बिंदुसार के रूल पे सिटीजन्स जो थे तक्षशिला के, उन्होंने कंप्लेंट की। फिर उसके बाद अशोकाज आए, उन्होंने बहुत सारा पॉलिसी अप्लाई की, रोटेशन स्टार्ट किया, बट फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। फिर न्यू मटीरियल नॉलेज जो थी, जैसे यूज़ ऑफ आयरन का, वो दूसरे रीजन्स को पता चल गया, जिसके कारण क्षेत्रीज कलिंगा में आए, सुंगास और कानवास सेंट्रल इंडिया में आए, और हमारे सातवाहनास डेक्कन में आए। फिर नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो सिंथियाज जो थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए, क्योंकि अशोकाज ने पूरी तरह मिशनरी एक्टिविटीज़ को फॉलो किया इंडिया और अब्रॉड में, और नॉर्थ वेस्ट उनको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया, जिसके कारण जो है सिंथियास आए। सिंथियास को चाइना नहीं जा पाए, क्योंकि चाइना के एक रूलर ने ग्रेट वॉल डिस्कवर कर दिया था, जो कि शील्ड की तरफ वर्क किया कि वहाँ पे वो अटैक नहीं कर सकते, तो वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने लगे, पार्थियन, शाकास, ग्रीक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बात करें, तो फाइनली जो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ एम्पायर, वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ, जो कि एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने लास्ट रूलर बृहद्रथ को मार डाला। और शुंगास जो थे, उन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर और वैदिक कल्चर को रिवाइव किया, और उसके बाद हमारे शुंगास के बाद हमारे कानवाज आए, जिन्होंने पूरी तरह कल्चर को रिवाइव किया और बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर and this is the significance of Mauryan Empire. Okay, what is the question? Let us know. What is the why is Mauryan rule important in the history of India? Why it is important? Because of its vast bureaucracy, effective taxation system, effective introduction of art and culture, burnt bricks. ठीक है, so these are the things why it is important. Describe the material culture of India in the age of Mauryan. So material culture, intensive use of iron, introduction of burnt bricks, punch marked coins, introduction of ring wells and rise of towns. How did Mauryan Empire spread the culture of Gangetic basin? कैसे उन्होंने स्प्रेड किया? ये कैसे स्प्रेड किया? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो धर्म महामतराज थे और कॉन्टेक्स्ट बनाए बुद्धिस्ट जैंग्स मंक्स से, उनके द्वारा उन्होंने स्प्रेड किया। एक्सप्लेन द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो भी 5 रीजन बताए हैं वही है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। आई विल स्टार्ट पोस्ट मौर्यन विच इज सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट एंड देयर रिजल्ट, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।